नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। सफलता, लगातार सफलता, एक नहीं कई परीक्षाओं में, और वो परीक्षाएं भी राज्य लोक सेवा आयोग की हो, संघ लोक सेवा आयोग की हो, यानी कि देश की सर्वोच्च परीक्षाएं, जहां एक तरफ एक मामूली सरकारी नौकरी का संकट, वहां इस तरह की कामयाबी एक उदाहरण, एक प्रेरणा प्रदान करती है। और जब इस तरह की सफलता का जो सफर है, इस तरह की जो सफलता की कहानियां हैं, सक्सेस स्टोरी है, वो दूर के इलाकों में, वो ऐसे जिलों में जो शिक्षण की दृष्टि से बहुत एडवांस नहीं है, जहां शिक्षा की बहुत सुविधाएं नहीं है, उन क्षेत्रों से जब ये सक्सेस स्टोरी आती है, लोगों को प्रेरणा मिलती है। ऐसे ही एक प्रेरणाप्रद, बेहद कामयाब उदाहरण हमारे सामने है लोहाघाट की अनुप्रिया राय। अनुप्रिया राय ने लगातार सफलता का सफर हासिल किया है, और वो सफर अभी भी चल रहा है। 2022 से कामयाबी का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो 2025 तक अनवरत जारी है। राज्य लोक सेवा आयोग, जो हरियाणा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास करने से लेकर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा, जो सबसे चुनौतीपूर्ण परीक्षा होती है, देश की सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज की एग्जाम है, उसमें 189वां स्थान हासिल करके इंडियन पुलिस सर्विस के मुकाम तक जाना एक ऐसा कठिन लेकिन हौसला देने वाला, सीख देने वाला सफर है। और उस सफर को कैसे हासिल किया, ये कामयाबी कैसे प्राप्त की, तो जानने के लिए सीधे अनुप्रिया राय जी से बात करते हैं। बहुत स्वागत है अनुप्रिया जी आपका। आपने लगातार सफलताएं पाई है, एक नहीं कई परीक्षाओं में, जो सिविल सर्विसेज की कठिनतम परीक्षा होती है, राज्य और देश की सबसे बड़ी, बल्कि यूपीएससी में आपने 2 बार कामयाबी हासिल की। तो इससे पहले की सफलता के लिए क्या तरीके होते हैं, क्या सूत्र होते हैं, क्या मंत्र होता है, उसको जानने से पहले आप अपनी सफलता की कहानी 2022 से अब तक पिछले 4 सालों में आपने कौन कौन सी परीक्षाएं पास की, उसके बारे में बताइए। सर, मैं 2019 से यूपीएससी और अन्य स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही थी, और 2022 में मैंने हरियाणा में जो हरियाणा का सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है, उसमें मेरी 67th रैंक आई, और उससे मुझे हरियाणा में ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर बनने का मौका मिला। उसके उपरांत मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी, जिसमें मुझे इंडियन पोस्टल सर्विसेज अलॉट हुई, और उसी के साथ साथ मेरा जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसमें भी मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर चयन हुआ था। उसके उपरांत 2024 में मेरा इंडियन पुलिस सर्विस में 189th रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ था। तो आपने अब, चूंकि आपकी जो तमाम परीक्षाओं की कामयाबी है, यूपीएससी के लगातार 2 साल आपने पहले इंडियन पोस्टल सर्विस और उसके बाद इंडियन पुलिस सर्विस में कामयाबी हासिल की है, तो कैसे ये जो परीक्षा का पैटर्न है, बहुत टफ है, टफेस्ट है भारतीय परीक्षा की व्यवस्था को हम देखें, तो इसमें सफल होने के लिए आपने क्या रास्ते अपनाए, कैसे आपने रणनीति अपनाई? हरियाणा से लेकर नई दिल्ली तक, धौलपुर हाउस तक का जो आपका सफर रहा, किस तरह से आपने ये कामयाबी हासिल की है, कितना समय पर परीक्षा को, तैयारी को दिया है, किस तरह से रणनीति बनाई? सर, रणनीति बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यूपीएससी का सिलेबस देखा, और सिलेबस को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की कि उसमें किस किस सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत है और कितना पढ़ना है। वो सिलेबस के थ्रू इसका जानकारी हमें मिल सकती है। दूसरा, टॉपर्स वीडियोस लगातार देखती रहती थी मैं, जिससे कि मुझे पता चलता था कि वो कौन सी किताबें हैं, कौन से ऐसे इंटरनेट के सोर्सेस हैं जिनको पढ़ने से मेरा सिलेबस प्रिपेयर होगा। थर्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज रही थी, वो रही थी कि मैं लगातार अपने आप को इवैल्यूएट करती रहती थी, और ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज चलती है,
चाहे वो प्रीलिम्स की हो, डेली ऑनलाइन मैं 10 सवाल करती थी प्रीलिम्स के लिए, तो मेरी हैबिट में आ गया था एमसीक्यू सॉल्व करना। इसी कारण मुझे प्रीलिम्स में कभी भी इस एग्जाम में दिक्कत नहीं हुई, चाहे वो किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम रहा हो या फिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम। जहां तक मेंस की तैयारी की बात है, मैं हर रोज एक क्वेश्चन लिखा करती थी और मेरे दिमाग में ये था कि जब तक मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, मैं बिना किसी रुकावट के डेली ऑन अ डेली बेसिस मैं इसको रोज 1 या 2 सवाल डेली लिखूंगी। और सर जो अदर स्टेट के एग्जाम्स है, मैंने बस वही और स्टेट पीसीएस के एग्जाम दिए जिनका मुझे लगा कि सिलेबस यूपीएससी से काफी मिलता जुलता है। तो प्रिलिमिनरी के बाद मेंस और मेंस के बाद चूंकि इंटरव्यू में भी करीब करीब संभावना सफलता की 1:2.5 के आसपास होती है, तो इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए क्या कोई मॉक इंटरव्यू लेना चाहिए? किस तरह से उस माहौल को, इंटरव्यू बोर्ड के माहौल को लोग समझ सकें एप्लीकेंट के दृष्टि से? यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है उस वो 275 मार्क्स का होता है, तो वो एक बहुत सब्सटैंशियल रोल प्ले करता है हमारी रैंक डिटरमिन करने के लिए। इसीलिए यूपीएससी इंटरव्यू से पहले आप न्यूज़पेपर थॉरली एग्जामिन करें और अपनी जरूरत के अनुसार मॉक इंटरव्यूज दें। कुछ लोगों को जरूरत होती है उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए और वो काफी मॉक इंटरव्यूज देते हैं, 10 से 15 इंटरव्यूज देते हैं। कुछ लोगों को 3 से 4 इंटरव्यू में कंफर्टेबल लगता है और उनको लगता है कि उनको अपना नॉलेज बेस सब्सटैंशिएट करना है। तो मेरा शुरू के जब मैं इंटरव्यूज दिया करती थी तब मैं ऑलमोस्ट 6-7 मॉक इंटरव्यूज देती थी। बाद में जैसे जैसे मुझे कॉन्फिडेंस फील होने लगा और थोड़ा आइडिया आने लग गया कि इंटरव्यू किस डायरेक्शन में हुआ करता है, तब मैंने 3 से 4 इंटरव्यू के साथ अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग और अपने बारे में जितनी जानकारी हो सके वो इकट्ठा करना कि मेरे नाम का क्या मतलब है, मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ उसकी क्या समस्याएं हैं, मैंने जो एजुकेशन ली है वो उसका मेरे जीवन में अब क्या रेलेवेंस है या वो एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह काम आएगी। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और इंटरव्यू में एक बहुत लाइट सा माहौल रहता है। यूपीएससी इंटरव्यू में बहुत आपको कॉर्डियल, आपको कंफर्टेबल फील कराया जाता है, उसके बाद ही कोई भी आपसे सवाल जवाब किए जाते हैं। दो चीजें हैं, जैसे कोचिंग को लेकर, कोचिंग आज के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिस तरह की कड़ी प्रतिस्पर्धा है, कोचिंग का क्या रोल है? और कोचिंग ऑनलाइन बेहतर है या ऑफलाइन लेनी है? जो लोग रिमोट के लोग हैं, जो दिल्ली या ऐसी जगहों में जो बड़े शहर हैं वहां नहीं जा सकते हैं, तो क्या उनके लिए ऑनलाइन कोचिंग, अगर कोचिंग जरूरी है, उसका कोई वाइटल अगर रोल लगता है कि सिलेक्शन में या बच्चे को आगे बढ़ाने में कोई रोल है, तो किस तरह से उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसके लिए हो सके? सर मेरी ओपिनियन से कोचिंग अपने आप में बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, ये बहुत ही एक पर्सनल चीज है। जो भी बच्चा कोचिंग कर रहा है वो इस डर से कोचिंग ना करे कि अगर मैंने कोचिंग नहीं की तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर आप इस डर से कोचिंग कर रहे हैं तो ये सही नहीं है। अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि आपका कोई ऐसा वीक पॉइंट है जिसके लिए आपको किसी की एक मेंटर की जरूरत है, तब आप कोचिंग करिए। और कोचिंग किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। जो दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं, जो दिल्ली नहीं जा सकते हैं, उनके लिए पर्टिकुलरली मैं कहना चाहूंगी कि अब ऐसा नहीं रह गया कि दिल्ली जाना या इलाहाबाद जाना पढ़ने के लिए जरूरी रह गया। अगर आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है तो आप घर बैठे बहुत अच्छा मटेरियल, इवन बिल्कुल फ्री मटेरियल आपको मिल जाता है जिससे आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे फ्री मटेरियल्स की कई वेबसाइट है जैसे इनसाइट्स ऑन इंडिया और कई ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट है जिसमें फ्री आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे, फ्री आपको इंटरव्यू गाइडेंस मिलेगी, मेंस के आपको नोट्स मिल जाएंगे, जैसे ओनली आईएएस के नोट्स मिलते हैं और प्रहार करके उनकी बुक आती है। तो इस तरह का ऑनलाइन बहुत मटेरियल है, आप आराम से अपने घर पे बैठ के इसको तैयार कर सकते हैं। जो निबंध होता है, जो ऐसे यूपीएससी का एक बड़ा रोल है, इंटरव्यू की तरह मेंस देते हैं, तो उसके मार्क्स जो सिलेक्शन, इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बड़ा रोल होता है। तो किस तरह से निबंध लेखन में खासतौर पे जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनके लिए होना चाहिए, किन विषयों को वो सिलेक्ट करें जो
समसामयिक विषय उनके लिए बेहतर है या परंपरागत विषय बेहतर है? क्या इसमें आपकी ओपिनियन है अपने अनुभव के आधार पर? ऐसे का पेपर एक बहुत सब्सटैंशियल रोल प्ले करता है, और इसीलिए भी प्ले करता है क्योंकि बहुत कम एफर्ट से उसमें काफी ज्यादा नंबर आ सकते हैं एज कंपेयर टू एनी जीएस पेपर। तो इसके लिए मैं समझती हूँ कि टॉपिक्स कॉपी का बहुत अच्छा एनालिसिस करना चाहिए, और उससे जो आपको कोई अच्छी एनेक्डोट्स मिल रही हैं, कुछ अच्छे ऐसे कोट्स मिल रहे हैं, उनका एक हर टॉपिक वाइज कलेक्शन बना के रख लीजिए, और उस कलेक्शन को एग्जाम से पहले रिवाइज कर लें, और कोशिश करें कि आपके ऐसे का जो एंटायर फील है वो आता है एक फ्लो से, कि आपके पूरे ऐसे में एक नदी के समान फ्लो हो, वो बहता हुआ सा लगे। और जहां तक रही ऐसे कैसे प्रिपेयर करें, तो मैं समझती हूँ टॉपर्स नोट सबसे इसके क्रूशियल गाइडेंस मटेरियल है। ऐसे एप्लीकेंट जो पहले से नौकरी कर रहे हो, बहुत से लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, तो लर्न और अर्न दोनों उनको साथ करना होता है। जो कोई काम कर रहे हैं तो वो कैसे तैयारी करें सिविल सर्विसेज की, शुरू से जो प्रीलिमिनरी से लेके मेंस तक के, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? क्योंकि उनके पास 6 घंटे 8 घंटे अपने नौकरी को देना है, तो समय कम होता है, तो क्या उनके पास रणनीति बनाई जानी इस विषय में मैं ये बोलना चाहूंगी कि देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम या स्टेट का जो सर्विसेज एग्जाम होता है, वो 100 मीटर की दौड़ नहीं है, वो एक बहुत लंबी मैराथन है। तो इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप एक दिन में बहुत ज्यादा 10 घंटे 12 घंटे पढ़ पा रहे हैं या नहीं। उसके लिए जरूरी है कि आप साल साल भर रोज 3 घंटा दे पा रहे हैं कि नहीं। तो अगर आप जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप डेली भी अगर आप 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम निकाल पा रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो वो काफी है। आप धीरे धीरे वो बिल्डअप होते रहेगा, और एक टाइम आएगा जब आपके नोट्स प्रिपेयर हो चुके होंगे और आपको रिविजन करना होगा। वो रिविजन आप आराम से 2 से 4 घंटे में कर पाएंगे। तो मैं यही कहूंगी कि आप इस परेशानी में मत रहिएगा कि जॉब के साथ ही प्रिपेयर नहीं हो सकता है। ये एग्जाम हर क्षेत्र से और हर तरह के लोग देते हैं, और हर तरह के लोग क्वालिफाई करते हैं। ऐसे बच्चे जो सोचते हैं कि वो सिविल सर्विस के एग्जाम दें, तो उनको तैयारी कब से करनी चाहिए? क्या इंटर के बाद से इस पर विचार करना चाहिए, या ग्रेजुएशन पहले कर देनी चाहिए फिर उसके बाद सोचें? तो उनके लिए कब से वो इस प्लान को इम्प्लीमेंटेशन करने की ओर बढ़े? जहां तक इसकी तैयारी की बात है, ग्रेजुएशन तक हमें अपने आप को एक मौका देना चाहिए कि हम समझ पाए कि हमें इसी क्षेत्र में जाना है कि नहीं। क्योंकि ये एग्जाम और इसके बाद की भी जो लाइफ है, उसमें बहुत ज्यादा पेशेंस और हार्डवर्क की जरूरत है, और बहुत प्रेशर झेलने की क्षमता भी। और कई बार ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन के समय हमें कई नई चीजें पता चलती हैं जो स्कूल तक हमें नहीं पता होती हैं। तो हमें ग्रेजुएशन तक अपने इंटरेस्ट को असेस करना चाहिए। उसके बाद वंस यू आर डन विद योर ग्रेजुएशन, उसके बाद एक जो बेसिक वो है तैयारी है, उस पर जुट जाना चाहिए। और बेसिक उसी से शुरू होगी कि सिलेबस देखने से और पुराने क्वेश्चन पेपर देखने से। उत्तराखंड के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड के करीब 9 जिले ऐसे हैं जो टोटली पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट हैं, पहाड़ी हैं, और एजुकेशनली बैकवर्ड है। वहाँ की इकोनॉमिकल जो स्थिति है वो भी बहुत ठीक नहीं है। तो ऐसे बच्चे जो चाहते हैं कि वो सिविल सर्विस की ओर जाए, वो बाहर जाके पढ़ नहीं सकते हैं। बुक्स की अवेलेबिलिटी को लेकर भी संशय रहता है। वो किस तरह से, और मोबाइल नेटवर्किंग का भी कई जगह इशू आते हैं, तो इन सब के बीच वो कैसे पढ़ें, क्या चीज देखें कि वो ऑफलाइन वो अपने पास मोबाइल या लैपटॉप के जरिए उसको ले सकें? कैसे गाइडेंस लें कि जो वो अपनी जो दिग्भ्रमित ना हो, राइट डायरेक्शन में जाएं, जो भी रिसोर्सेज उनके पास लिमिटेड है उसके को देखते हुए? मैंने अभी हाल ही में देखा है कि कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पुस्तकालय सेटअप हो रहे हैं, और ऐसे कई डिजिटल लाइब्रेरीज भी सेटअप हो रही हैं।
तो ऐसे बच्चे अगर उन रिसोर्स को एक्सेस कर पाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। बाकी जैसा कि मैंने कहा कि इंटरनेट कनेक्शन अगर उस एरिया में है तो इंटरनेट कनेक्शन किसी भी और एजुकेशन की कमी को कॉम्पनसेट कर सकता है। और इंटरनेट कनेक्शन जिन एरियाज में नहीं है, मैं उन बच्चों को ये सजेस्ट करूंगी कि आप जहां भी जब भी चाहे वंस इन अ मंथ या 15 दिन में एक बार आप किसी एक इंटरनेट कनेक्शन वाले जोन में जो आसपास आपके पड़ता है वहां जाके आप रीडिंग मटेरियल डाउनलोड कर लीजिए और वो रीडिंग मटेरियल आप पूरे महीने भर के लिए या जितना भी आपको लगता है आप एक टाइम पीरियड में पढ़ पाएंगे, आप उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में या अपने जो भी आपके पास गैजेट अवेलेबल है उसमें देखकर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज का या बल्कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का सक्सेस रेट बहुत कम है और सिविल सर्विसेज का तो ऑलमोस्ट लेस देन 1%। तो जो बच्चे इंटरव्यू तक पहुंचते हैं या वो फाइनली सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो वो लोग अपने भविष्य को किस तरह से क्या कैरियर फिर आगे करें, क्या उनके पास विकल्प हो, रोजगार जो सरकारी सेवा के दृष्टि से या फिर वो जो दूसरे उद्यमिता का क्षेत्र है या दूसरा क्षेत्र है, वो क्या सजेस्ट करना इस डायरेक्शन में सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, प्रतिभा सेतु। प्रतिभा सेतु उस चीज के लिए है कि जो बच्चे इंटरव्यू तक पहुंचकर फाइनली सेलेक्ट नहीं हुए उनका सरकार और अन्य जो पीएसयूज हैं सरकारी और जो ऐसी संस्थाएं हैं जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, चाहे फूड सिक्योरिटी जो अथॉरिटी है, उसमें उसके थ्रू सिलेक्शन होता है। तो उन बच्चों की लिस्ट निकाली जाती है और उससे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ करते हैं। इसके अलावा कई ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग के स्टार्टअप्स उन्होंने लॉन्च किए हैं क्योंकि जो जितना उनके पास नॉलेज रिसोर्स है उसके थ्रू अब वो और स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा कई लोगों ने कई स्टार्टअप सेटअप करे हैं जो नॉलेज इकोनॉमी को सब्सटैंशिएट करते हैं। तो इस डायरेक्शन में मुझे लगता है कि आगे बढ़ा जा सकता है और इसके साथ साथ स्टेट टीसीएस में हम अब ट्राई कर सकते हैं और मुझे लगता है इससे काफी हेल्प मिलती है। देश डिजिटल होने की ओर है, डिजिटल इंडिया की बात भी हो रही है और तमाम तरीके से उससे बहुत सारी सुविधाएं भी हैं, लेकिन यही डिजिटल और यही मोबाइल सिस्टम लोगों को कई तरह से चुनौतियां भी पेश कर रहा है। स्ट्रेस, एंजाइटी और कई साइड इफेक्ट्स भी इसके हैं। तो इसका कैसे सदुपयोग किया जाए और किस तरह से इससे जो नुकसान है उससे बचते हुए हम आगे की राह देख पाए, इसके लिए क्या होना चाहिए? ये मोबाइल इज जो बोलते हैं डबल एज स्वॉर्ड है। इसके बिल्कुल अपने आप में फायदे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ऑनलाइन कहीं भी बैठे बैठे बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। सरकारी बहुत से पोर्टल है, स्वयं पोर्टल है जिसमें बहुत अच्छा लर्निंग कंटेंट आता है। लेकिन ये हमें खुद एक सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना है कि हम कैसे अपने स्क्रीन टाइम को यूज कर रहे हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल सोशल मीडिया से अपने आप को कट ऑफ कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि वो भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, जैसे बेटर इंडिया एक बहुत अच्छा चैनल है जिससे मैं अपने एथिक्स के एग्जाम्पल कलेक्ट किया करती थी, इंस्टाग्राम में वो चैनल है। तो आपको खुद ये एक सेल्फ कॉन्शियसनेस डेवलप करनी होगी और साथ ही साथ पेरेंट्स का भी इसमें बहुत सब्सटैंशियल रोल रहेगा। आप थोड़ा सा आप मॉनिटर करिए कि किस तरह आपके बच्चे अपने डिवाइस को यूज कर रहे हैं। और इसके अलावा बहुत से ऐसे देश हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, वहां स्क्रीन टाइम को बच्चों के लिए लिमिट किया गया है। तो लोकल लेवल पे भी इस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। बाकी हमें अपना एक सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना है। आखिरी सवाल, क्योंकि अब आप सिविल सर्विसेज में है, उच्च पद पर जा रही हैं, ट्रेनिंग के बाद ये सेवा में भी जाएंगी और इस समय तो इंडियन पोस्टल सर्विस में तो है ही। तो जो लोगों की अपेक्षाएं होती है, जो ब्यूरोक्रेसी से बदलते दौर में हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में है, जनता की जो अपेक्षाएं हैं, आम नागरिकों की जो दृष्टि होती है, ब्यूरोक्रेसी तो पब्लिक हो, लोगों की जो दिक्कतें हैं उसको महसूस करे और जो समस्याएं हैं उसको यथासंभव शीघ्र समाधान के लिए वो क्या प्रयास कर सकती है, जो आपने अपने लिए चुना है और जो देखा है उसको कैसे आप महसूस करेंगे?
तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि ब्यूरोक्रेसी को अपने आप को एक फैसिलिटेटर मानना है, और क्योंकि हमारे नाम में ही सिविल सर्वेंट्स है, तो सर्वेंट्स मीन्स इट इज टू सर्व द पीपल। तो जितने भी लोग हैं, जैसे कि गांधी जी ने बोला है कि हमें कोई भी कदम वो उठाना चाहिए जो 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 लाइन में सबसे आखिरी आदमी है, अंत्योदय है, उसको बेनिफिट करे। तो जब भी हम अपनी डिसीजन मेकिंग करें, हमारे दिमाग में वो अंत्योदय रहना चाहिए कि इससे कैसे उनका फायदा होगा। बाकी गवर्नेंस क्योंकि अब बहुत ऑनलाइन होती जा रही है, तो उससे भी ई गवर्नेंस के थ्रू बहुत से लोगों को फायदे मिल रहे हैं। तो और इसमें हमें ये भी करना है कि लोगों को डिजिटली साक्षर करना है, जिससे कि वो सही से गवर्नमेंट की जो ऑनलाइन और जो घर बैठे वो सुविधाएं ले सकते हैं वो ले पाए, और जो भी ऑफिस में आ रहा है वो किसी भी वजह से हताश होकर वापस ना लौटे, ये हमारे मन में रहना चाहिए। आपने अब चूंकि 2024 की परीक्षा में 189वां रैंक हासिल करके इंडियन पुलिस सर्विस हासिल की है, तो क्या अभी आप ये देखती हैं कि आगे भी जाना है, या इसको पुलिस सर्विस के बाद जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए भी प्रयास करेंगे? सर अभी क्योंकि मेरे अटेम्प्ट्स बचे हैं, तो हाल फिलहाल तो ट्रेनिंग चल रही है, कभी आगे मौका मिला तो जरूर मैं इसके लिए भी प्रयास करना चाहूंगी, और अभी अभी मैं इसी ट्रेनिंग को हाल फिलहाल करूंगी। एक और सवाल जो बार बार ये आता है कि इतने घंटे पढ़ा जाए, लोगों के बीच, युवाओं के बीच एक मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है कि उन्होंने अगर कम घंटे पढ़ा तो वो ये मानते हैं कि उनकी मेहनत कम हो गई, और दिन में पढ़े, रात में पढ़े, टाइम शेड्यूल को लेकर भी उनमें एक अड़चन, एक इस तरह की भ्रांति रहती है कि सुबह का याद होता है, लेट नाइट पढ़ेंगे तो दूसरी तरह की दिक्कतें होंगी। तो इसको लेकर जो संशय है वो क्या है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, इसको लेकर क्या एक सिस्टम होना चाहिए? इस एग्जाम में या किसी भी अन्य परीक्षा के लिए जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, घंटे बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। हो सकता है आप 10 घंटे बैठ के आप उतना प्रोडक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका दिमाग थक चुका है, आपकी बॉडी थक चुकी है। तो बहुत जरूरी ये है कि आप कितना सिलेबस कर पा रहे हैं एक दिन में। आप वो घंटों से मेजर मत करिए, आप मेजर करिए कि अगर आपने कुछ सोचा है कि मुझे आज इतना पोर्शन पढ़ना है, वो आपका 2 घंटे में हो जा रहा है तो आप प्लीज 2 घंटे में हो जाइए। और उसी को करने में आपको उस दिन 6 घंटे लग जा रहे हैं तो आप 6 घंटे पढ़िए। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि सिलेबस कितना कवर हो रहा है, ना कि ये कि मुझे 10 घंटे या 12 घंटे बैठे रहना है, चाहे पढ़ा जा रहा है नहीं पढ़ा जा रहा है। और इसके अलावा जो सुबह पढ़ना है या शाम पढ़ना है, रात में पढ़ना है, वो सबकी अपनी अपनी बॉडी क्लॉक होती है। कुछ बच्चे होते हैं जिनका अटेंशन स्पैन सुबह बहुत अच्छा बनता है, कुछ लोग होते हैं जिनको रात में ऐसा लगता है कि विदाउट डिस्टर्बेंस वो पढ़ पा रहे हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन जो स्टूडेंट पढ़ रहा है। बस एग्जाम से पहले आप एग्जाम की टाइमिंग के हिसाब से उठ जाइए, या 1 महीने पहले या 15 दिन पहले से प्रैक्टिस करने लगे कि अगर आप वैसे रात भर पढ़ रहे हैं तो आपको नींद आने लगे और आप नेक्स्ट डे एग्जाम देने की पोजीशन में हो, तो 15-20 दिन पहले से आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत धन्यवाद अनुप्रिया जी। थैंक यू। सरकारी नौकरी को लेकर जो स्थान सिकुड़ रहे हैं, सरकारी नौकरियां लगातार कम हो रही है और नौकरी को लेकर कड़ी प्रतिस्पर्धा भी है, लेकिन वहीं हमारे बीच, हमारे समाज में ऐसे भी युवा हैं जो एक नहीं अनेकों नौकरियों को उच्च स्थान उसमें पा रहे हैं। वो उनकी मेहनत, उनकी प्रतिभा, उनकी निरंतर एक रणनीतिक तौर पे काम करने की सामर्थ्य का नतीजा है। जो सीख अनुप्रिया जी ने दी है, जो टिप्स दिए हैं युवाओं को कैसे पढ़ाई के लिए अपना रास्ता देखना चाहिए, किस तरीके से कोचिंग के मकड़जाल में न आना चाहिए, कोचिंग जरूरत होने पर लेनी चाहिए, किस तरह कौन सी बुक्स पढ़ी जानी चाहिए, ऑनलाइन जो आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका कैसे अपने जीवन को, अपनी कामयाबी के लिए एक रास्ते के रूप में, एक सफर के रूप में, साथी के रूप में उसको लेना चाहिए। सफलता निरंतर चलने से मिलेगी, लगातार मेहनत, और वो रास्ते ठहराव के नहीं होंगे। जो सफलता 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 और उससे आगे जो सफलता का जो सफर है वो अभी जारी है, तो ये सफर आपका भी हो सकता है, उन सभी लोगों का हो सकता है
जो अपने लक्ष्य पर अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर उनका निशान रहे, उनकी दृष्टि रहे, उनकी निगाह रहे और मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता इन रास्तों को, इन तरीकों को जानने की है और उस पर चलने की है। अगर वो ऐसा करेंगे और अनुप्रिया जी का जो सुझाव है, जो मार्गदर्शन है, वो उनके जीवन में काम आ सकता है। बस उस पर चलने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।